पीठ के पीछे लोहे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया, मानो किसी खाई का पोर्टल हो, और एक पल में उस कमजोर लड़की की आकृति को दालान की रोशनी से अलग कर दिया। 16 साल की रिया डर के मारे कांप गई, जड़ हो गई और मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी रह सकी। अंदर की हवा भारी थी, सीलन, पसीने और गंदगी की बू से भरी हुई। जेल की कोठरी का लंबा उदास कमरा अनंत तक फैला हुआ लग रहा था, जिसमें 2 मंजिला बिस्तरों की कतारें लगी थीं और दर्जनों आंखें जो उसे भूखे शिकारियों की तरह घूर रही थीं। मुस्कानें घिनौनी थीं, जिनमें साफ जानवरों जैसी लालच भरी थी। फुसफुसाहट सीलन भरी हवा में फैल गई, एक कर्कश, उपहासपूर्ण हंसी में बदल गई। देखो तो, कौन आया है? कहीं गहराई से आवाज आई। रिया का दिल पिंजरे में बंद जंगली पक्षी की तरह धड़कने लगा, डर से फटने को तैयार। वह हिल नहीं पा रही थी, पैर रुई जैसे हो गए थे, आवाज गले में अटक गई थी। एक बिना दाढ़ी वाला विशालकाय आदमी बिस्तर से ऐसे कूदा मानो नरक से कोई शैतान निकला हो। वह उसकी ओर बढ़ रहा था, उसे अपनी आंखों से खा रहा था, और रिया को एक कोबरा के सामने पकड़ी गई चूहिया जैसा महसूस हुआ। वह भारी सांस ले रहा था, उसकी विशाल छाया उस पर छा गई। एक हाथ ने उसकी कलाई को जबरदस्त ताकत से जकड़ लिया। पहले मैं, वह गरजा, आज मेरी बारी है। दूसरी आवाजें गरजी, विरोध करते हुए, अपना हिस्सा मांगते हुए। कोठरी हरकत में आ गई, मानो ततैयों का परेशान घोंसला हो। सबसे क्रूर लोग आगे बढ़े, धक्का मुक्की करते हुए, पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। बदबूदार शरीरों और वासना भरी नजरों का भंवर रिया के चारों ओर घूम गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने महसूस किया कि सैकड़ों हाथ उसे इस गटर में खींच रहे हैं। मन ही मन वह जिंदगी को अलविदा कह रही थी, ये समझते हुए कि इन लोगों ने जो सोचा था उसके बाद जीना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन तभी एक आवाज आई, शांत, लेकिन इतनी भेदक कि सब थम गए। शांत, इस जानवर जैसी हरकत को रोको। आवाज धीमी लेकिन अधिकारपूर्ण थी। क्या तुम इंसान हो या जानवर? बाहर कितनों के परिवार है? शर्म नहीं आती बिल्कुल? ये तो बच्ची है बिल्कुल। सभी की नजरें आवाज के स्रोत की ओर मुड़ गईं। एक छोटा पतला आदमी जो दिखने में बिल्कुल मामूली था, अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ से मुश्किल से दिखने वाला इशारा किया और मानो किसी अदृश्य छड़ी के इशारे पर अफरा-तफरी शांत हो गई। ठहाके की जगह सतर्क चुप्पी छा गई। जाहिर है, इस आदमी का दबदबा था जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। इसे यहां यूं ही नहीं फेंका गया है, उसने उसी शांत आवाज में कहा। हमें पता लगाना होगा कि मामला क्या है, और तुम लोग क्या, एक निहत्थे पर झुंड बनाकर टूट पड़े? मैं ऐसा किसी को माफ नहीं करूंगा। गूंज, माफ करना, उस विशालकाय आदमी ने बुदबुदाया, जल्दी से रिया का हाथ छोड़ते हुए। देखो, तुम जानते हो, औरतें नंगी नहीं देखी, और यहां ऐसी। जिस आदमी को गूंज बुलाया गया था वह पास आया। उसके पैरों की कंक्रीट पर रगड़ पुरानी नाव की चरमराहट जैसी लग रही थी। उसकी नजर उस नजर से बिल्कुल अलग थी जो उसने कुछ देर पहले देखी थी। वह भेदक, जांचने वाली थी, लेकिन घिन का कोई निशान नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से पूछा। रिया, उसने फुसफुसाया, किसी डरे हुए जानवर की तरह, अपनी जान बचने पर विश्वास करने की हिम्मत न करते हुए। यह, मेरा नाम सुनील है, तुम मुझे गूंज कह सकती हो। उसने सिर हिलाया। डरो मत, तुम्हें यहां कोई हाथ नहीं लगाएगा। सभी कैदी इंसानियत नहीं खोते, अक्सर बाहर रहने वाले ज्यादा बुरे होते हैं। अपने सौतेले पिता को ही ले लो, राजीव शर्मा, है ना? उसने ही तुम्हें यहां भेजा। रिया को बिजली का झटका लगा। ये आदमी, एक अजनबी, शर्मा का नाम और उनके रिश्ते कैसे जानता है? वह सिर्फ सिर हिला सकी, इतनी हैरान थी कि बोल नहीं पाई। मैंने बहुत कुछ देखा है, मानो उसके मन की बात पढ़ ली हो, गूंज ने जवाब दिया। जिंदगी लंबी रही है। उसने ध्यान से उसके चेहरे को देखा। यह नजर अलग थी, वासनापूर्ण नहीं। कैसी? वह समझ नहीं पाई, और तभी उसने एक सवाल पूछा जिससे उसकी सांस अटक गई। क्या तुम्हारे पिता का नाम आलोक था? तुम बिल्कुल उन्हीं जैसी दिखती हो। हाँ, आलोक था। रिया ने सांस छोड़ी। बस? था। मां ने कहा था वह शिकार पर लापता हो गए थे।
मुझे उनका चेहरा भी याद नहीं है। अब तक रोके हुए आंसू गालों पर बहने लगे। मैं बिल्कुल अकेली हूं, उसने फुसफुसाया, अंदर से टूटते हुए महसूस करते हुए। पिता नहीं है, मां 1 साल पहले। सौतेला पिता नफरत करता है, आगे कैसे जियो? गूंज तेजी से घूमा और सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई, लगभग फुसफुसाहट। तुम्हारे पिता जिंदा हैं, आलोक जिंदा है। रिया की आंखें फटी रह गईं। वह उस पर घूरने लगी, सुनी हुई बात पर विश्वास करने में असमर्थ। मां ने कहा था लापता, मर गए। पर कैसे? मां ने कहा था शिकार पर। तो वो कहां है? गूंज ने उसका हाथ पकड़ा, कसकर हिम्मत बंधाते हुए। मुझे नहीं पता आशा ने तुम्हें क्या बताया, लेकिन मैं कई साल पहले उनके साथ एक ही जेल में था। हमने बहुत बातें की। उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी, आशा और राजीव शर्मा के बारे में बहुत कुछ बताया। वे स्कूल के दोस्त थे और शर्मा बाद में पुलिस में उनके साथ काम करते थे। आलोक तरक्की कर रहे थे और शर्मा उनसे जबरदस्त चलता था। खासकर जब उसने देखा कि आशा, जो बहुत खूबसूरत थी, ने उसे नहीं, आलोक को चुना। गूंज धीरे धीरे सोच समझकर बोल रहा था। शर्मा ईर्ष्या से जल गया और आलोक को फंसा दिया। झूठी रिश्वत, ड्यूटी में लापरवाही के इल्जाम लगाए, ऐसा केस बनाया कि आलोक को लंबी सजा हो गई। और फिर शर्मा और आगे बढ़ गया। उसने तुम्हारी मां से कहा कि आलोक जेल में बीमारी से मर गए, कागजात में हेर फेर किया और आशा को अपना बना लिया। ऐसा होता है कभी कभी। रिया सांस रोककर सुन रही थी, गर्म आंसू निगल रही थी। मेरी मां के बारे में ऐसा मत कहिए, उसने फुसफुसाया। वो अच्छी थी, माफ करना। गूंज ने आह भरी। दूसरों का मन समझना मुश्किल है। मुख्य बात यह है कि अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। गूंज की कहानी ने उसकी दुनिया उलट दी। मां के खोने का दर्द धोखे और नीचता की कड़वी सच्चाई से मिल गया। और वह अभी कहां है? उसने धड़कते दिल से पूछा। मेरे पिता, आप जानते हैं? मुझे नहीं पता बेटी, गूंज ने सिर हिलाया। लेकिन एक बात जान लो, शर्मा से अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हर ताकत के लिए दूसरी ताकत होती है। उसने तुम्हारे साथ जो किया, वो हम में से कई लोगों के करने से भी बदतर है। वह बहुत पहले से ही सबकी आंखों में खटक रहा है। उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा। जैसे ही ये शब्द उसके होंठों से निकले, चाबियों की तेज आवाज हुई और कोठरी का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुल गया। दरवाजे पर शर्मा खड़ा था। उसकी नजरें कोठरी में भाग रही थीं, पागल जैसी, कुछ और ढूंढ रही थी। जाहिर है उसे कुछ और देखने की उम्मीद थी। उसने रिया को देखा, जिंदा, सही सलामत, गूंज के पास। उसके चेहरे पर राहत की छाया दौड़ी, जो तुरंत घबराहट में बदल गई। चलो फौरन। वह उसका हाथ पकड़कर उसे सेल से बाहर खींचने लगा। तुम्हारे साथ सब ठीक है ना? सब ठीक ही है। रात में होश में आने और शराब तथा दवाओं के भयानक मिश्रण के बाद शर्मा को अपने काम की पूरी भयावहता और अपनी चमड़ी के लिए परिणामों का एहसास हुआ। मुझे जेल हो सकती है, एक विचार दिमाग में घूम रहा था। अब वह रिया को देख रहा था, उसका हाथ पकड़े हुए, आंखों में गिड़गिड़ाहट भरने की कोशिश कर रहा था। तुम किसी से मत कहना कि तुम यहां थी, समझी? हम परिवार हैं ना, वादा करो। हर किसी से गलती हो सकती है। रिया चुप रही। सुनी हुई बातों के बाद सौतेले पिता के प्रति नफरत चरम पर थी। वह दबाव बनाता रहा, धमकाता रहा। चुप क्यों हो? शिकायत करने का इरादा है? पछताओगी। शर्मा के हाथ ने उसकी कलाई को इतनी जोर से जकड़ लिया कि लगा हड्डियां अभी टूट जाएंगी। खाई के किनारे पर भी यह आदमी क्रूरता के बिना नहीं रह सकता था। लेकिन डर रिया से दूर हो गया। बरसों में पहली बार। मेरे पिता कहाँ हैं? उसने अचानक पूछा, शांत, दृढ़ आवाज में। शर्मा पीला पड़ गया, होंठ कांपने लगे। पर वो तो मर गए थे। मुझसे झूठ मत बोलिए, रिया ने बात काट दी। मुझे सब पता है। क्या? इसे क्या पता है? शर्मा के दिमाग में बिजली दौड़ी। बूढ़ा गूंज क्या बकवास कर सकता है? कुछ ही सेकंड में उसने फैसला कर लिया। अगर मैं बता दूं कि वो कहां हो सकते हैं, तो तुम मेरे खिलाफ गवाही नहीं दोगी। वादा करो। रिया चुपचाप सिर हिलाया। लेकिन इस खामोश सहमति ने शर्मा को नहीं बचाया। उसने बहुत बुराई की थी, सरकारी पदों का दुरुपयोग,
कैदियों के साथ क्रूरता, उसे उसके कर्मों का फल मिला। एक दिन बाद वर्दी वाले लोग उसके दफ्तर में घुस आए। आप गिरफ्तार हैं? शर्मा कांपने लगा। किसी पीपल के पत्ते की तरह अधीनस्थों की साजिशों, बेटे को धमकियों, कर्ज के बारे में बुदबुदाता रहा। जब उसे समझाया गया कि बेटे के बारे में फोन कॉल सिर्फ एक ऑपरेशनल गेम था, उसे बेनकाब करने की एक चाल थी, तो वह गुस्से से पागल हो गया। तुम जवाब दोगे? तुम्हें अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं था, धोखा देने का। वह थूक उछालते हुए चिल्लाया। चुप रहो शर्मा, अफसरों में से एक ने शांति से जवाब दिया, हथकड़ी लगाते हुए। तुम्हें भी बच्चे पर अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं था। तुम्हारा इंतजार जेल कर रही है, आदत टाल लो। कुछ महीनों बाद शर्मा को 10 साल की सजा सुनाई गई। महंगा वकील भी सजा को ज्यादा कम नहीं कर सका। रिया खाली पड़े अपार्टमेंट में अकेली रह गई। वह अब वहां नहीं रह सकती थी। उसकी एकमात्र सोच अपने पिता को ढूंढना था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में क्या हुआ था। मुख्य बात यह थी कि वह जिंदा था। इसका मतलब था वह इस दुनिया में अकेली नहीं थी। शर्मा से मिला पता सही निकला। एक पुराने पैनल वाले घर का दरवाजा एक सफेद बालों वाले पतले आदमी ने खोला। उसकी सूनी ढलसी हुई आंखों की नजर उस पर टिकी थी। क्या आप आलोक हैं? अब वह चौंक गया। अपरिचित चेहरे में बहुत पहले खोए हुए रिश्तेदारों की पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं रिया हूं, आशा की बेटी। उसकी आवाज कांप रही थी। वह पीली पड़ गई, नहीं जानती थी कि आगे क्या कहे। आदमी के गाल पर धीरे धीरे एक आंसू लुढ़क गया। उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। हाँ, मैं आलोक हूं। जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो कि मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा। यह सच है, तुम्हें पूरा हक है। उसने निकला। गले में गांठ थी, बोलने में दिक्कत हो रही थी। मेरे पास सब कुछ था, उसने धीरे से शुरू किया। प्यारा परिवार, काम, खुशी, और फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे पता भी नहीं चला कि दोस्त दुश्मन बन गया। बहुत लंबी सजा मिली, सब कुछ खो दिया और खुद को भी खो दिया। आशा को माफ नहीं कर सका। उसने मेरी मौत की बात पर भरोसा कर लिया, मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मैं तुम्हारे सामने गुनहगार हूं बेटी, बहुत बड़ा गुनहगार। उसने नजरें हटा ली। उसके जाने के दर्द ने मुझे तोड़ दिया। मैंने बस अतीत से मुंह मोड़ लिया। डर गया। मर्द जैसा काम नहीं किया। अब अकेला हूं, किसी को जरूरत नहीं। मुझे माफ कर देना अगर कर सको। रिया सुन रही थी। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, लेकिन ये अब निराशा के आंसू नहीं थे। उसका दिल चिल्ला रहा था, मैं अकेली नहीं हूं। मैंने बहुत पहले ही आपको माफ कर दिया है पिता, उसने कहा। और ये शब्द किसी मंत्र जैसे लग रहे थे। बस मुझे पास रहने दीजिए, आपको देखने दीजिए, सुनने दीजिए। आलोक ने उसे जोर से गले लगा लिया। 16 साल में पहली बार उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया। सब ठीक हो जाएगा, उसने फुसफुसाया, उसे अपने पास दबाते हुए। हम साथ हैं, और इसका मतलब है हम झेंगे।